चलिए भाई शुरू करें आज की बातचीत आज के एचआरएम कॉन्सेप्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बैंकर्स का स्वागत है, जितने भी बैंकर्स हमारे से लाइव देख रहे हैं और जो बाद में इसको रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं। इंपॉर्टेंट सारी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जो आपका इलेक्टिव पेपर है उसमें मैं एक एक करके बातचीत कर रहा हूँ मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल ए पर लगभग सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारी बातचीत हो चुकी है। मॉड्यूल बी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मॉड्यूल बी में परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो टॉपिक आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उन सब में आपको ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पर मैं एक एक करके आपसे डिस्कशन करता चल रहा हूँ। आज जिस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी वो होगा KRA, जिसको हम की रिजल्ट एरिया कहते हैं। क्लियर है? तो और इसके तुरंत बाद जब हमारी कल मुलाकात होगी तो हम KPI पर बात करेंगे ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उन पर बात करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप इसको किताब से पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि KRA और KPI में क्या डिफरेंस होता है। तो आज पूरी बातचीत हम लोग KRA पर कर लेंगे। अगली जो यानी जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा वो KPI पर हम लोग कर लेंगे, है ना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं उस पर हमारी बातचीत हो जाएगी। तो अगर आप इस क्लास में लगातार बने हुए हैं तो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताता चल रहा हूँ। इसलिए क्लास आपके लिए, ये जो सीरीज आपके लिए चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और वैसे भी आपके जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उन पर वाईटी पर मैंने नोटिस किया कि बहुत कम कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है नहीं। बाकी आपके जो कंपलसरी पेपर उनमें तो ठीक ठाक मिल जाएगा आपको कंटेंट, लेकिन इस पर बड़ा कम कंटेंट है। तो यही वजह है कि ये सीरीज आपके लिए शुरू किया गया। अब आते हैं की रिजल्ट एरिया पर। क्या होता है की रिजल्ट एरिया, आज क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे की रिजल्ट एरिया क्या है, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। फिर KRA को तय करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे हम KRA तक पहुंचते हैं, और KRA अगर हमने KRA तय कर लिया है तो KRA से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इंडिविजुअल के लिए वो कैसे काम करता है, किसी इंप्लॉय के लिए KRA कैसे काम करता है। ये सारी चर्चा आज हमारी आपके बीच में होने वाली है। तो इत्मीनान से सुनते चलिएगा। एक बार अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देके सुन लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले समझते हैं की रिजल्ट एरिया किसको कहा जाता है। नाम सब कुछ क्लियर कर रहा है कि रिजल्ट एरिया। क्लियर है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी वर्क करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है? अभी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इसे अकेले अचीव नहीं कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर इस ऑब्जेक्टिव को, जो उसके गोल्स हैं, उनको वो अचीव करता है। तो सवाल ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करने में उनका जो मैन पावर है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अब सवाल ये है कि ये रोल जो वो प्ले कर रहे हैं वो क्या क्या है, मतलब एक एम्प्लॉय को क्या करना है, उसके क्या जॉब रूल्स हैं, उन्हें क्या करने की अनुमति दी गई है, या वो क्या करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली जो आपका KRA है, जो की रिजल्ट एरिया है, वो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट एरिया क्या होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो एम्प्लॉय है वो कैसे काम करने वाले हैं, उनके क्या क्या रोल्स होंगे, उनका क्या क्या फंक्शंस होगा जिसे वो परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली कोई क्लियरली है, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता हूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल में उसको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसके एम्प्लॉय मिलकर उसके साथ वो काम करेंगे, मैन पावर उसका मिलेगा तभी वो काम हो पाएगा। तो उस मैन पावर का क्या काम होगा, क्या उनके रोल होंगे, क्या उनका फंक्शन होगा जिसको परफॉर्म करके हम उस रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो KRA बताता है कि किसी भी इंप्लॉय का, देखिए KRA आपके किसी ग्रुप का भी हो सकता है, KRA इंडिविजुअल्स का होता है, मेनली KRA हम इंडिविजुअल पे कहते हैं। और अगर KRA आपने डिफाइन कर दिया है किसी इंप्लॉय का, तो उससे उसका जॉब रोल क्लियर हो जाता है। क्लियर है? जो कहीं किसी तरीके का डिलेमा होता है कि क्या इसका काम है, क्या इसका काम नहीं, ये डिलेमा वहां पर समाप्त हो जाता है। तो की रिजल्ट एरिया आपको ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चल रहा है कि जो काम दिया गया है, जो किसी व्यक्ति का, जो किसी इंप्लॉय का जो काम है, जो उसका रोल है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। तो KRA ये डिफाइन करने में मदद करता है कि किसी इंप्लॉय का बेसिकली क्या जॉब है, वो क्या काम करेगा, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। इससे जो डिलेमा होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी जॉब रोल में क्लियरिटी आती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करने वाला है, उसके अचीवमेंट में, उसको अचीव करने में, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो एम्प्लॉय हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनका जॉब रोल क्या होगा, उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या उन्हें करना है, ये कौन बताता है? की रिजल्ट एरिया बताता है। तो की रिजल्ट एरिया बड़ा एसेंशियल होता है ये बताने में, ये तय करने में कि किसी भी इंप्लॉय का काम क्या होगा, वो क्या करने वाला। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं प्रोडक्शन में हूं तो मेरा जो KRA है वो क्या है? टू इंप्रूव प्रोडक्शन, टू इनहांस प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज करना प्रोडक्शन को। अगर मैं क्वालिटी में हूं तो क्वालिटी में मेरा KRA क्या होना चाहिए? क्वालिटी में मेरा जो मेन फंक्शन होगा, जो मेरा मेन जॉब रोल होगा, वो क्या होगा? रिजेक्शन को कम से कम करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, ताकि रिजेक्शन क्या हो पाए? कम से कम हो पाए। अब ध्यान समझिएगा, अब KPI में यहीं से आप अंतर समझ सकते हो। तो KPI क्या होता है कि आपको क्या करना है, ये KRA बता रहा है।
और जैसे मेरा काम है प्रोडक्शन, अगर मैं प्रोडक्शन में हूं तो मेरा काम है प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, अगर मैं क्वालिटी में हूं तो मेरा काम है रिजेक्शंस को कम करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना ताकि रिजेक्शंस क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, रिजेक्शन मिनिमाइज हो जाए। तो ये मेरा क्या होगा, KRA हो गया। अब रिजेक्शन को कम करने, रिजेक्शन को रिड्यूस करने में, रिजेक्शंस को कम करने में, क्वालिटी को इंप्रूव करने में मुझे क्या क्या कितना करना पड़ेगा, मुझे क्या चीजें कितनी करनी पड़ेगी, कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, ये क्या बताएगा, KPI बताएगा। तो KPI बताता है कि KRA में जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे मेजर किया जाए। तो KPI मेजरेबल होता है, KPI को आप मेजर कर सकते हैं। KPI क्वांटिटेटिव है, जबकि KRA आपके लिए क्या है, क्वालिटेटिव होता है। KRA क्या है, क्वालिटेटिव है, और KRA सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है हर इंप्लॉय का KRA अलग अलग हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशंस के KRA अलग अलग होते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो KRA बेसिकली बताता है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपका रोल क्या होगा। इससे क्लियरिटी आती है जॉब रोल में। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं प्रोडक्शन में हूं तो मेरा काम क्या है, प्रोडक्शन को इनहांस करना, प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, क्वालिटी में हूं तो रिजेक्शंस को रिड्यूस करना। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब देखते हैं KRA क्या है। की रिजल्ट एरिया यहां पर पढ़ो, देखो ध्यान से भैया। की रिजल्ट एरिया इज अ सेट ऑफ गोल दैट डिक्टेट, की रिजल्ट एरिया है एक सेट ऑफ गोल है जो डिक्टेट करता है, जो ये बताता है कि हाउ एम्प्लॉय या यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म देयर ड्यूटीज, कि कोई इंप्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन या कोई यूनिट, ग्रुप ऑफ इंप्लॉय कैसे अपने काम को करेगा, क्या करेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा। द मैनेजमेंट एंटिसिपेट दैट वर्कर्स विल कैरी आउट टास्क रिलेटेड टू देयर रूल्स। मैनेजमेंट ये एंटिसिपेट करते चलता है कि जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसका मैन पावर है, जो उसके एम्प्लॉय हैं, वो वही टास्क को कैरी करेंगे जो उनका रोल है, जो उनका रोल है उससे रिलेटेड टास्क को ही वो पूरा करेंगे, विद द टास्क सर्विंग एज स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब ये टास्क क्या है, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक तरीके से मील का पत्थर साबित हो रहे हैं कि आप उसके और करीब जा रहे हैं। तो KRA ये बताता है कि आप अगर किसी गोल को अचीव करना है तो आपको क्या क्या करना है। ये जॉब रोल को डिफाइन कर रहा है, ये डिलेमा को समाप्त कर रहा है। क्लियर और क्लियरिटी ला रहा है जॉब रोल के अंदर। देखिए क्या है, की रिजल्ट एरिया आर मेजरेबल गोल अ बिजनेस सेट फॉर एन एम्प्लॉय टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड रिसोर्स सक्सेस। क्लियर है, ये की रिजल्ट एरिया मेजरेबल नहीं, यहां पर होना चाहिए आपके, ये KPI के बारे में लिखा गया है। KPI मेजरेबल होता है जिससे हम ट्रैक कर पाते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, तो यहां पर KPI शब्द होना चाहिए था। इट हेल्प्स एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां से आपका KRA के लिए लिखा गया है कि जो KRA होता है वो एम्प्लॉय की हेल्प करता है कि उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो KRA ये बताता है कि मेरा जॉब रोल क्या होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसी गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये कौन बताएगा, की रिजल्ट एरिया। KRA प्लेज अ क्रूशियल पार्ट इन डिफाइनिंग द वर्क फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। KRA एक क्रूशियल रोल प्ले करता है क्या करने में, डिफाइनिंग द वर्क फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय क्या क्या फंक्शन करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे क्या करना है, ये कौन बताएगा, KRA। इट क्लियर्स एनी अनसर्टेनिटी इन रोल्स एंड प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन सो एम्प्लॉय कैन अचीव देयर सक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट क्लियर्स एनी अनसर्टेनिटी इन रोल्स एंड प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शंस। तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं प्रोडक्शन में हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तो इससे मेरा रोल मुझे क्लियर हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे क्लियर हो जाएंगी और एक अनसर्टेनिटी समाप्त हो जाएगी कि किस व्यक्ति का क्या काम है। आपने देखा होगा ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, नहीं भी देखा होगा तब जब आप काम करने जाएंगे, तो आप तो खैर काम ही कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो अपना ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं अचीव कर पाते हैं क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, जिनका मैन पावर है, उनमें बहुत अनसर्टेनिटी है, मतलब उनको अपना रोल क्लियर नहीं है। और कई बार जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है और उसे रोल क्लियर नहीं बताया जाता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं बताई जाती, तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। जो उसका परफॉर्मेंस आना चाहिए तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है क्योंकि उसको रोल ही क्लियर नहीं है, उसको नहीं पता कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करने का काम क्या करता है, KRA करता है। मैं बार बार कह रहा हूं, KRA ये बताता है कि आपको क्या करना है, KRA ये बता रहा है कि आपको क्या करना है। KRA क्या है, क्वालिटेटिव है। KRA क्या है, क्वालिटेटिव होगा और KRA सब्जेक्टिव होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब KRA के पहले जो स्टेप्स हैं KRA को तय करने के लिए, वो कैसे किया जाएगा। देखिए कई सारे स्टेप्स उसमें आप अपने मन से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपने मन से इन्वॉल्व करने का मतलब है मैनेजर्स, जो HR मैनेजर्स होते हैं, वो KRA को और क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स अपनी तरफ से भी अपनी लीडरशिप स्किल के अकॉर्डिंग, या जैसा उनको फंक्शन समझ में आता है कि इसके लिए ये बेहतर होगा, इसको ये बताना बेहतर होगा, तो वो इंडिविजुअली भी उसको करते हैं। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हम एक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि KRA पे पहुंचने के लिए या KRA को तय करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेना होगा। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि KRA क्या था, ये हम समझ चुके हैं। की रिजल्ट एरिया ये बता रहा है कि किसी भी गोल को, एक सेट ऑफ गोल है जो ऑर्गेनाइजेशन तय किया है, उसको अचीव करने के लिए एक एम्प्लॉय की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे क्या करना होगा। अब ये KRA कैसे तय होगा,
किसी भी व्यक्ति का क्या कैसे तय होगा, तो टॉक टू इंडिविजुअल टीम मेंबर, गैदर इंफॉर्मेशन। क्लियर है? जो जॉब रोल है वो क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको ये पहले मैनेजमेंट से बात करनी होगी, उस जॉब रोल के बारे में, उस टास्क के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि इंफॉर्मेशन भाई आपके प्रोडक्शन में ये चीजें करना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपको परफॉर्म करना होगा। आइडेंटिफाई देयर डे टू डे एक्टिविटीज एंड हेंस डिराइव की रिजल्ट एरिया, आपको उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को डिफाइन करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि डे टू डे आपकी क्या एक्टिविटीज होंगी, जिससे हम ये तय कर पाएंगे कि हमें क्या चीजें अचीव करनी है, क्या आपको करना होगा, क्या हमारा रिजल्ट एरिया होगा। डॉक्यूमेंट देम एंड एलोकेट अ टाइमलाइन, उसे आप डॉक्यूमेंट कर दीजिए, उसे आप डॉक्यूमेंट करके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दीजिए और उसे एक टाइमलाइन प्रोवाइड करिए कि साहब आपको इस टाइमलाइन में ये कंप्लीट करके हमें देना होगा। फिर जब ये तय हो जाएगा तो आप बता सकते हैं अपने टीम मेंबर को कि आपका KRA क्या है, आपका की रिजल्ट एरिया क्या है। आप क्वालिटी में है तो आपका की रिजल्ट एरिया ये है, हमें क्वालिटी में ये चीजें प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करना होगा, आपका ये रोल है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर क्या है, रिविजिट प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन दीस KRA पीरियोडिकली, जो आपने KRA अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉय को तय करके दिया है, आप उसे बार बार रीचेक करते रहे, रिविजिट करते रहे कि इस फंक्शंस के माध्यम से हम क्या वो गोल अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्या हम उसके नजदीक जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे, क्या प्रोग्रेस है, उसे आप बार बार रिविजिट करते रहे, पीरियोडिकली रिविजिट करते रहे। क्रिटिकली रिव्यू परफॉर्मेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द KRA पीरियोडिकली, है ना, प्रेफरेबली क्वार्टरली, फैसिलिटेट करेक्शन इन केस ऑफ डिविएशन। तो आपको क्या करना है, आप उसे बार बार जब पीरियोडिकली चेक करेंगे तो आप फिर ये रिव्यू कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, जो KRA आपको दिया गया है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्लियरली बताई गई हैं, जो रोल आपको दिया गया है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर है? उसे रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। आप इसे क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, लेकिन उसे रिव्यू करना बहुत आवश्यक होगा। रिव्यू से हमें ये पता चल पाता है एक तो परफॉर्मेंस आपकी क्या है उसको लेकर, दूसरा अगर कोई डिविएशन हुआ, डिविएशन का मतलब अगर आप विचलित हुए अपने उद्देश्य से, जो आपका काम था, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उससे विचलित हुए तो हमें ये पता चल पाता है कि डिविएशन क्या है, फिर हम दोबारा उसको उस पर ला सकते हैं। ऑब्जर्व, मीजर, डिस्कस एंड अप्रेज, अगर कोई डिविएशन है उसे ऑब्जर्व करिए, उसे मेजर करिए, फिर उस एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करिए, और अगर वो अपने जॉब रोल को ठीक तरीके से कर पा रहा है तो बेसिकली क्या है, आपको उसे अप्रेज भी करना होता है। क्लियर है? तो ये है आप किसी KRA को तय करने का तरीका। अब KRA से क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हूं, मुझे ये पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए ये मेरा रोल होगा। इससे क्या होता है कि एक तो डिविएशन नहीं होगा, रोल क्लियर होगा, तो किसी डिलेमा में ना तो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना तो एम्प्लॉय रहेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल क्लियर हो जाएगा। रोल अगर क्लियर है तो फिर आप अलाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के साथ, उसे अलाइन देयर रोल्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस और स्ट्रेटेजिक प्लान। तो अगर रोल क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर क्लियर है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव आप उसके साथ उसे अलाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को, ये हमारा की रिजल्ट है जो हमें प्राप्त करना है, इस की रिजल्ट को अचीव करने में आपको ये काम करना होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ उसे अलाइन करने में आपको मदद मिलेगी। फोकस ऑन रिजल्ट रादर देन एक्टिविटीज, अगर मुझे अपने रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है तो उससे रिजल्ट भी निकल के आएगा, तो इससे आपको एक तो बेहतर रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट पर फोकस कर पाते हैं। एक्टिविटीज से बेहतर है क्या है कि आप रिजल्ट पर फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेट देयर रोल्स एंड पर्पस टू अदर्स, कम्युनिकेट देयर रोल्स पर्पस टू अदर्स। अगर यहां पर जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर है तो आप बाकी लोगों को भी एक कम्युनिकेट कर पाते हैं कि देखो ये जॉब रोल था, इसने, ये व्यक्ति ने ये काम करना है, इसका ये फंक्शन उसे परफॉर्म करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बाकी लोगों से आप एक तो सबसे पहली बात, बड़ी अच्छी बात हो कि डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर हमने हर एम्प्लॉय का जॉब रोल क्लियर कर रखा, अगर हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे पता है, ऑब्जेक्टिव के गोल्स को अचीव करने में उसे मालूम है कि उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पर्टिकुलर एम्प्लॉय से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है। इससे क्या होगा, वो अपने अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। prioritize their activities and therefore improve their time work management। अगर आपने तय कर रखा है कि रिजल्ट एरिया, तो वो अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे अगर मैं प्रोडक्शन में हूं तो मेरी प्रायोरिटी प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है, मेरी प्रायोरिटी अकाउंट नहीं है, मेरी प्रायोरिटी क्वालिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मेरी प्रायोरिटी है प्रोडक्शन को इंप्रूव करना। तो इससे क्या होता है, एक फायदा मिलता है कि आप अपनी एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज, अब मुझे अपना रोल ही क्लियर नहीं है, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है, मुझे मेरा फंक्शन नहीं पता है कि मुझे क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है, तो मैं कैसे उसको प्राथमिकता दे पाऊंगा। तो प्रायोरिटाइज उस केस में आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता, आपको फंक्शंस अपने पता है, तो आप उससे प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, और प्रायोरिटाइज अगर कर पाएंगे तो वो काम आप पहले कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, वर्क मैनेज होता है। नेक्स्ट है आपका मेक वैल्यू एडेड डिसीजन, और इन सबसे एक वैल्यू एडेड डिसीजन लेने में भी आपको मदद मिलती है। तो इसीलिए मैं बार बार ये
ये कहता हूं कि बेसिकली जो की रिजल्ट एरिया है वो क्वालिटेटिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। हर एम्प्लॉय का की रिजल्ट एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको अगर आप कहीं और से देखते हैं या चेक करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल डेफिनेशंस आपको दिखाई देगी, है ना। कुछ बातें कहीं और लिखी गई हैं, कुछ और है, तो अगर आप उनको एक साथ मिला के पढ़ोगे तो कंफ्यूज होने का डर बहुत रहता है। इसीलिए जब हम केआरए और केपीआई पढ़ते हो, बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एमबीए के स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं केआरए और केपीआई में। तो केआरए का सीधा सा मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि रिजल्ट एरिया एक ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल अचीव करना है, क्लियर है, उस गोल को अचीव करने में जो उनकी यूनिट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या रोल्स होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिससे उस गोल को अचीव किया जा सकता है, क्या आपका काम होगा जिससे उस गोल को हम टाइम फ्रेम में अचीव कर सकते हैं, ये बताता है आपका केआरए। जैसे मैंने पीछे अभी एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर मैं क्वालिटी में हूं तो मेरा काम क्या है, क्वालिटी को इंप्रूव करना, मेरा काम क्या है, रिजेक्शंस को कम से कम करना। क्लियर है ये बात। तो मुझे मेरा अगर केआरए डिफाइन है तो मैं उस फंक्शन को ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा, मेरा जॉब रोल मुझे क्लियर होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी क्लियर होगी और मैं प्रायोरिटाइज कर पाऊंगा अपने काम को। तो केआरए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत क्रूशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ठीक तरीके से फंक्शन करने में। अब एम्प्लॉय अगर उसको उसका फंक्शन ही नहीं पता, उसको क्या काम करना है वही उसे क्लियर नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे क्लियर नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर ठीक तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। क्लियर है। तो केआरए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है आपके लिए। केआरए क्या है ये बात समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि केआरए की रिजल्ट एरिया क्या होगा, की रिजल्ट एरिया पर हम कैसे अराइव करते हैं और की रिजल्ट एरिया से हमें क्या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इंडिविजुअल के लिए क्या ये आइडेंटिफाई करेगा, किस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है केआरए, इसको हम लोगों ने ठीक से समझा। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे। क्लियर है। जो क्वालिटेटिव होता है, जो ये बताता है कि जो आपके की रिजल्ट एरियाज थे उन पर आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप समझ पा रहे हैं, उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, वो बताता है आपका केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसको हम कहते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपके लिए होली में ऑफर लॉन्च किया गया है पीडब्ल्यू की तरफ से आपके सारे बैचेस पर। सारे बैचेस का मतलब सारे ही महापैक्स पर, चाहे वो महापैक्स 6 मंथ के लिए हो, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए हो, सारे ही लाइव बैचेस पर। ऑफर आपके लिए ये है कि 14 से 18 के बीच में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। 14 से 18 तक आपको हमारे सारे ही महापैक्स पर फ्लैट 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई कूपन कोड आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आप इन डेज के बीच में बैचेस को सब्सक्राइब करते हैं तो 500 का सारे ही महापैक्स पर, चाहे वो जेआईबी के लिए हो चाहे वो सीआईबी के लिए हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। सारे ही लाइव बैचेस पर आपको 300 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सारे महापैक्स पर 500, लाइव बैचेस पर 300 का। अब आ जाते हैं महापैक्स पर। तो इस डिस्काउंट के बाद आपकी महापैक की जो फीस है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि फ्लैट 500 का डिस्काउंट, और ये फीस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये फीस आपकी 18 के बाद बढ़ जाएगी क्योंकि तब डिस्काउंट ओवर हो चुका होगा। अगर हम इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो सीआईबी एमसीक्यू बैच अभी आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो जून 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। 25 के एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू बैच लॉन्च किया गया और ये एमसीक्यू के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। इस पर भी आपके लिए ऑफर मौजूद है। इस पर चूंकि ये लाइव बैच है तो इस पर 300 का डिस्काउंट मिलेगा। महापैक में आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। महापैक अगर आप लेते हैं तो ये बैच उसमें ऑलरेडी एडेड है, इसको आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इलेक्टिव पेपर्स की बात करें तो इलेक्टिव पेपर्स पर भी ये ऑफर वैलिड होगा। इलेक्टिव पेपर 5 हैं, जिनमें से 4 आपको यहां से मिल रहे हैं। रूरल बैंकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सेंट्रल बैंकिंग है और रिस्क मैनेजमेंट है। ये 4 पेपर आप यहां से अवेल कर सकते हैं, आपका जो भी इलेक्टिव हो, जो भी आपने चुना हो। इनके अलावा सीआईबी के जो 4 कंपलसरी पेपर है वो भी आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं, और चाहे वो एबीएफएम हो, चाहे वो बीएफएम हो, चाहे वो एबीएम हो, चाहे वो बीआरबीएल हो, चारों ही पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्टिव पेपर के अलावा इंडिविजुअली भी आप उसको ले सकते हैं, उन पर भी ये ऑफर वैलिड होगा। ऑफर की लास्ट डेट है 18 मार्च की। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च कर ले सिंपली आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली जो मुलाकात होगी उस पर हम बातचीत करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।